नमस्कार सभी बच्चों को मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय SK सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अंतिम क्लास में राजस्थान की ज्योग्राफी के तहत राजस्थान की नदियों का अध्ययन करके आए हैं और हमने जैसा कि कहा था हमारा जो नेक्स्ट क्लासें रहेंगी वो राजस्थान के अंदर ही जो ये सिंचाई परियोजनाएं, झीलें, बांध हैं इनसे जुड़ी हुई रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बातचीत करने के लिए वो रहेगा राजस्थान की झीलों का। राजस्थान के अंदर जो झील पाई जाती है, चाहे वो मीठे पानी की झीलें हों चाहे वो खारे पानी की झीलें हों, राज्य के किन किन जिलों के अंदर कौन सी झीलें हैं। देखो, झीलों की जब हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं वो दो प्रकार की है। हमारा जो आज का हेडिंग रहेगा वो रहेगा राजस्थान की झीलें। और राजस्थान की झीलों के अंदर हम बात करेंगे तो देखो, राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं वो दो रूपों के अंदर है, दो प्रकार की झीलें हैं। एक तो हमारे राज्य के अंदर खारे पानी की झीलें, कौन सी है, खारे पानी की झीलें। और दूसरा है हमारे राज्य के अंदर मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। ये हमारे दो डिवाइडों में बंटी हुई खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। अब कई बार क्या है कि क्वेश्चन बड़ा आसान और झीलों से बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है, सीधा ही पूछ लेता है निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है या निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। तो अगर हमें एक चीज का पता हो, या तो हमें सारी खारे पानी की झीलों के नाम पता हो तो हम पता कर लेंगे कि भी कौन सी इनमें से खारे पानी की नहीं है, या हमें टोटल मीठे पानी की झीलों का पता हो तो खारे पानी की अलग रह जाएंगी। तो देखिए, राजस्थान के अंदर जो मीठे पानी की झीलें हैं वो बहुत सारी है, हम इतने शायद नाम न याद कर पाएं, परंतु राज्य के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वो निश्चित सी है। हम ये कहें राजस्थान के 8 जिले जिनके अंदर खारे पानी की झीलें हैं तो हम उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। एक या दो बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो खारे पानी की झीलें अलग हो जाएंगी और उनके अलावा जितनी भी बच जाएगी वो राजस्थान के अंदर कौन सी हो जाएगी, मीठे पानी की झीलें। तो देखिए, उनसे पहले हमारा जो आज का हम अध्ययन के लिए जो टॉपिक रखने वाले हैं वो कौन सी है, राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें। जो राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सबसे पहले तो किसका अवशेष है, तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किनका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि राज्य में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किनका अवशेष है, तो अवशेष किनका है, 33 सागर का है। अब देखो, हमने हमारे भौतिक प्रदेश का टॉपिक पढ़ चुके हैं, हमने भौतिक डिवाइडेशन पढ़ा था राजस्थान के अंदर। हम ये बात करें ये हमारा राजस्थान, तो हमने पढ़ा था ये हमारा उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठारी। हमने देखा था ये हमारा मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों के दोनों किन के अवशेष थे, 33 सागर के। हमारा मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश किन के अवशेष हैं, 33 सागर के थे। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के अंदर जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं ये किन के अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष हैं। तो हमारा जो 33 सागर है वो फिर ध्यान रखो यहाँ पर कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो अधिकतर किन भागों में पाई जाती है, कि राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें किन भागों में पाई जाती है। तो भाग हमारा या तो फिर वो 33 सागर का अवशेष है, तो या तो फिर वो कहाँ पे होगी, इस मरुस्थल के अंदर होगी खारे पानी की झीलें, या फिर वो कहाँ पे होगी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारे देखिए राजस्थान में पाई जाने वाली अधिकतर जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस में पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें किस में पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। फिर नेक्स्ट देखिए कि हमारे राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। देखो, क्वेश्चन आता है कि राज्य में पाए जाने वाली खारे पानी की झीलों को कहते हैं पलाया, खड़ीन, तल्ली, रन। तो इस प्रकार से जो हमारे 4 ऑप्शन या कोई और ऑप्शन बना दे तो हमें पता होना चाहिए भी राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं उन झीलों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं इन झीलों को कहा जाता है पलाया। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पलाया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं उन झीलों को क्या कहा जाता है, पलाया कहा जाता है। एक शब्द आता है लेगून,
लेगून झीलें, ये ध्यान रखना। लेगून, लेगून क्या होती है कि जो खारे पानी की झीलें तटीय भागों पर हो। तटीय भाग क्या होती है, पहले तो ये देखिए तटीय भाग क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारा भारत है, भारत का ये हमारे नीचे वाला भारत है। अब भारत की ये जो टोटल सीमा है ना, ये जल के साथ लगती है, ये हमारी जलीय सीमा है। और जलीय सीमा को ही क्या कहा जाता है, तटीय सीमा। जलीय सीमा को ही कौन सी सीमा कहते हैं, तटीय सीमा। तटों के ऊपर जितनी भी खारे पानी की झीलें होती है ना, उन खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, लेगून कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तटों के ऊपर पाए जाने वाली खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, लेगून। वहीं पर राजस्थान में खारे पानी की झीलें क्या कहलाती है, पलाया कहलाती है। अब देखो, हम बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर। अब देखो, उड़ीसा जो भारत का है वो यहाँ पे आ गया, हमारा उड़ीसा पड़ता है। और उड़ीसा के इस तट के ऊपर यहाँ पर वो झील पड़ती है जिसका नाम है चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। अब चिल्का है तो अब देखो, यहीं पर ये आ गई कहाँ पर, तट के ऊपर। और तट पर आने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। वहीं पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की पलाया झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की पलाया झील कौन सी हो जाएगी, सांबर। कौन सी हो जाएगी, सांबर। सांबर है जो राजस्थान के अंदर है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है, चिल्का। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर, जो जयपुर के अंदर पड़ती है हमारे राजस्थान में। जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो हमसे क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछ ले कि अभी भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, चिल्का। भारत की सबसे बड़ी पलाया झील कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, सांबर। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है बेसिक जो हमसे पूछे जा सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किनका अवशेष हैं, तो वो अवशेष किसका है, 33 सागर का है। फिर राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें किस भाग में पाई जाती है, तो वो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर है झीलें सारी की सारी। और राजस्थान में इन झीलों को क्या कहा जाता है, तो पलाया झील के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी पलाया झील का उदाहरण कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी पलाया झील का उदाहरण हो जाएगी। इसके बाद में देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ कहाँ पर है और किन किन नामों से वो हमें जानते हैं उन्हें। तो राजस्थान के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें। झीलों के अंदर कौन सी पढ़ने जा रहे हैं हम, खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये हमारा राजस्थान, मैपिंग करते हैं हम थोड़ी सी। राजस्थान के अंदर कहां पर कौन सी झील है, ये हमारा राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो अब जिस बच्चे को नक्शा पता होगा वो तो ड्रॉ कर पाएगा इनको, जिनको नक्शे का पता नहीं है वो उनके लिए मुश्किल होगा। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आप नक्शा बढ़ना सीखिए। देखिए, हमारा यहाँ पर श्री गंगानगर जिला है। श्री गंगानगर में कोई भी खारे पानी की झील नहीं है। श्री गंगानगर के जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको बीकानेर मिलेगा। बीकानेर एक ड्रॉ कर लीजिए। बीकानेर में, बीकानेर के जस्ट नीचे आते ही आपको यहाँ पर जैसलमेर जिला मिलता है, जैसलमेर। और जैसलमेर के नीचे आपको बाड़मेर जिला, जैसलमेर के नीचे कौन सा है, बाड़मेर जिला। इन तीनों जिलों के अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसलमेर के बिल्कुल सामने आपको जोधपुर जिला दिखाई देगा। यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा है, जोधपुर, इसके अंदर कीजिए। फिर इसके सामने बिल्कुल आपको जो जिला दिखाई दे रहा है, नागौर। जोधपुर के सामने जिला कौन सा है, नागौर। नागौर से सामने निकलोगे तो नागौर के सामने थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो जिला है वो है सीकर। और सीकर से ऊपर आपको जिला मिलेगा चूरू। और चूरू और सीकर के नीचे यहाँ पर राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर। ये हमारे जिले जहाँ पर राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें हैं। ये वो 8 जिले हैं जहाँ पर राज्य के अंदर क्या है, खारे पानी की झीलें। इनके सिवा राजस्थान में कोई भी खारे पानी की झील नहीं है। देखिए, हम ये कहें कि राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो एच आकृति के अंदर बसी हुई है। ये हमारा जो एच है यहाँ पर 8 जिलों के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जिला कौन सा है, बीकानेर। कौन सा जिला है, बीकानेर। यहाँ पर ये जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। इसके बाद में ये जिला कौन सा है, तो बाड़मेर। ये हमारा जिला कौन सा है, तो जोधपुर। कौन सा जिला है, जोधपुर जिला। इसके बाद में ये कौन सा जिला है हमारा, तो नागौर जिला।
नागौर। अगर हम ऊपर बात करते हैं तो ये कौन सा है, चूरू जिला। यहाँ पर ये कौन सा है, तो सिक्कर। चूरू के बाद में कौन सा है, सिक्कर, और सिक्कर से नीचे कौन सा है, जयपुर। ये हमारे राजस्थान के अंदर 8 जिले जहाँ पर क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राजस्थान में इन 8 जिलों के अंदर कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। फिर उनका विस्तार पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि भी राजस्थान के अंदर किसी झील के अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं खारे पानी की झीलों से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बीकानेर के अंदर हमारी कौन सी खारे पानी की झील है। तो बीकानेर में जो हमारी खारे पानी की झील है वो है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील बीकानेर में खारे पानी की झील है, लूणकरणसर बीकानेर में। फिर अगर हम बात करते हैं जैसलमेर में, तो जैसलमेर में जो झील है खारे पानी की वो है काबोद झील। काबोद, और काबोद झील कहाँ पे है, जैसलमेर में है खारे पानी की झील काबोद। फिर हम बात करते हैं बाड़मेर में, तो बाड़मेर में जो खारे पानी की झील है वो है पंचपदरा झील। कौन सी झील है, पंचपदरा झील बाड़मेर के अंदर है खारे पानी की। फिर देखिए जोधपुर में, जोधपुर की अगर बात करते हैं तो जोधपुर के अंदर एक तो जो हमारी झील है वो है बाप झील, जोधपुर में खारे पानी की। दूसरी है फलोदी झील, बाप और फलोदी, ये 2 खारे पानी की झीलें हैं जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। फिर हम बात करते हैं नागौर की, तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अगर किसी जिले में है तो वो किस में है, नागौर में, और 4 है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला कौन सा है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कौन सा है, नागौर, जिसमें 4 खारे पानी की झीलें हैं। कौन सी है, तो यहाँ पर डेगाना झील। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डीडवाना, देखिए मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो डेगाना, डीडवाना। इसके अलावा कुचामन और नावा, ये 4 हमारी खारे पानी की झीलें हैं जो कहाँ पर है, नागौर के अंदर। रिपीट कर देता हूँ, डेगाना, डीडवाना, कुचामन और नावा, 4 खारे पानी की झीलें किस जिले में है, नागौर जिले के अंदर। फिर बात करते हैं चूरू, तो चूरू में जो खारे पानी की झील है वो है ताल छापर झील। कौन सी झील है, ताल छापर झील चूरू के अंदर है खारे पानी की। फिर सिक्कर में बात करते हैं तो सिक्कर के अंदर रेवासा, जहाँ पर जीण माता का मंदिर आप कल्चर के अंदर पढ़ते हो, रेवासा झील है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोछोर झील है, कोछोर, रेवासा, कोछोर और पिथमपुरी, ये 3 जो खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर। रेवासा झील, कोछोर झील और पिथमपुरी झील, तीनों की तीनों कहाँ पर बनी हुई है, सिक्कर के अंदर। फिर हम बात करते हैं जयपुर में, तो जयपुर में जो हमारे खारे पानी की झील है वो कौन सी है, सांबर झील। जयपुर के अंदर खारे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो झील है वो है सांबर झील। तो आप एक बार यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इनमें, या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, जो बच्चा नोट्स बना रहा है उसमें नोट कर लीजिए। देखिए रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान में खारे पानी की झीलें, सबसे पहले बीकानेर में झील है लूणकरणसर झील, जैसलमेर में है काबोद झील, बाड़मेर में है पंचपदरा झील, जोधपुर में है बाप झील और फलोदी झील। वहीं पर नागौर में 4 खारे पानी की झीलें हैं। राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला पूछ ले तो नागौर, और दूसरा सर्वाधिक सिक्कर जिसमें 3 है। नागौर में कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, तो डीडवाना, डेगाना, कुचामुन और नावा। डीडवाना, डेगाना, कुचामुन और नावा, 4 नागौर में। फिर चूरू के अंदर एकमात्र ताल छापर खारे पानी की झील। फिर सिक्कर में है रेवासा, कोछोर, पिथमपुरी। रेवासा, कोछोर और पिथमपुरी, 3 खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं, सिक्कर में। फिर एक झील हमारी जयपुर के अंदर, और वो कौन सी है, सांबर झील जयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से हमारी राजस्थान के अंदर ये जो खारे पानी की झीलों का एक डायग्राम बनता है वो आपके सामने है। अब इसके अलावा राज्य का अन्य कोई सा भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। अब देखिए, अब जो एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट बचती है झीलों की, जैसे फाय सागर है, अन्ना सागर है, जैत सागर है, कनक सागर है, बासी दुगारी है, नवल सागर है, मोती झील है, अनूप सागर है,
या हम कहें ये जो हमारी राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, पिछोला है, नक्की झील है, तो जितनी भी जो अब झीलें जो बच रही है आपके जहन में जो नाम आ रहे हैं वो सारी की सारी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं। वो जो अन्य झील जो राजस्थान की बच गई है वो सारी झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झीलें हैं राजस्थान के अंदर। इसके अलावा तो आपका भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो कौन सा कि निम्न में से कौन सी झील, जैसे कि मैं क्वेश्चन डालूं निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है। मैंने 3 दे दी, सांबर, कुचामुन, नावा, जैत सागर। तो आप यहाँ से अब निकाल पाओगे कि भी जैत सागर है वो खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की झील है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो आप कर पाओगे। अब देखिए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कभी इन झीलों का डेफिनेशन पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर कौन सी झील कहाँ पर है और उसका क्या वर्णन है। एक गिलास और भरिए। अब देखिए हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान के अंदर। अगर किसी झील का कोई वर्णन पड़ता है, अगर किसी से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्या क्वेश्चन किसी झील को लेकर बन सकता है, इन खारे पानी की झीलों को। तो पहली झील हमने जो सबसे पहले झील पढ़ी थी, हमने जो सबसे पहले जो खारे पानी की झीलें पढ़ी है तो देखा बीकानेर के अंदर झील थी कौन सी, लूणकरणसर झील। और लूणकरणसर झील को लेकर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, लूणकरणसर झील को लेकर हमसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न तो ये ध्यान रखना, यह जो झील है वो राजस्थान के NH15 पर स्थित है। लूणकरणसर झील की बात करते हैं तो यह राजस्थान के NH15 जो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजस्थान का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15, जिसका नवीनतम नाम NH62 कर दिया गया है। जब हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे वहां पर ये चीजें पढ़ेंगे। तो NH15 पर स्थित राजस्थान की झील कौन सी है खारे पानी की, तो वो झील कौन सी है, लूणकरणसर। कहाँ पे पड़ती है, बीकानेर के अंदर। दूसरी बात करते हैं तो यहां से जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की झील, उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है, हमारी लूणकरणसर झील है। तो ये 2 क्वेश्चन मात्र इस झील से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है कि राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील NH15 पर स्थित है, तो वो हमारी कौन सी है, लूणकरणसर झील। और दूसरा क्वेश्चन कि उत्तरी भारत की एक प्रमुख खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हमारी लिए कौन सी हो जाएगी, लूणकरणसर झील। ध्यान रखना ये लूणकरणसर बीकानेर में पड़ता है। और लूणकरणसर के बारे में हमें एक उपनाम के बारे में बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। तो राजस्थान का जो राजकोट है वो किसे कहते हैं, हम इसे ही लूणकरणसर को ही राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजकोट। देखो राजकोट पड़ता है वैसे गुजरात के अंदर, और भारत के अंदर ये जो राजकोट गुजरात में पड़ता है ये मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है राजकोट से। और राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ से होता है, लूणकरणसर बीकानेर से। और राजस्थान में लूणकरणसर से सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होने की वजह से लूणकरणसर को ही राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो ये यहाँ उपनाम से भी एक चीज ध्यान रखना। इसके बाद में देखो हमने पढ़ी थी काबोज झील। काबोज झील जैसलमेर के अंदर पड़ी थी। काबोज झील से एक मामूली सा प्रश्न याद रखिएगा, बाय द वे कहीं पर पूछ ले कि राजस्थान में आयोडीन की दृष्टि से, राजस्थान में आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काबोज झील। राजस्थान में आयोडीन की दृष्टि से, आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का है, तो वो कौन सी हो जाएगी, काबोज। एकमात्र प्रश्न आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए पंचपदरा झील। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कौन सी झील है हमारे सामने, पंचपदरा। और पंचपदरा के बारे में अभी आपने पढ़ा था, पंचपदरा झील जो है वो कहाँ पर है, बाड़मेर में। पंचपदरा झील कहाँ पे है, बाड़मेर। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पंचपदरा को लेकर।
देखिए सबसे पहले तो क्या हम कहते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निर्माण की बात करते हैं तो कहते हैं कि 400 शताब्दी वर्ष पूर्व, 400 ईसा पूर्व या शताब्दी वर्ष पूर्व एक भील था पंचा नामक भील के द्वारा। किसके द्वारा? पंचा नामक भील के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। पंचपदरा झील का निर्माण आज से 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए क्या क्वेश्चन छोड़ते, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक अगर किसी झील का है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक अगर किसी झील का है तो वो झील कौन सी है? पंचपदरा झील है। राज्य में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक किस झील का है तो वो झील कौन सी है? पंचपदरा झील है। इस झील के नमक में 98% NaCl, 98% NaCl सोडियम क्लोराइड की क्या है? मात्रा पाई जाती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए पंचपदरा झील कहाँ पे है? बाड़मेर में। निर्माण किसने करवाया? तो 400 ईसा पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा निर्माण करवाया गया। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक किस झील का है तो वो झील कौन सी है? पंचपदरा। इस झील के नमक में 98% क्या है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फिर देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पर एक जाति है जिसका नाम है खारवाल। जाति का नाम क्या है? खारवाल। यहाँ पर एक जाति आती है और जाति का नाम क्या है? खारवाल, खारवाल जाति। और ये जो जाति है सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक जो पूछा गया है वो यहीं से आया है। खारवाल जाति के लोग इस झील में यानी पंचपदरा झील में एक झाड़ी है जिसका प्रयोग करते हैं, मोरली झाड़ी। कौन सी झाड़ी है? मोरली झाड़ी। मोरली नामक झाड़ी से क्या करते हैं? नमक का उत्पादन करते हैं। मोरली नामक झाड़ी से क्या करते हैं? नमक का उत्पादन। कि खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी से किस झील में नमक उत्पादन करते हैं तो वो झील कौन सी है? पंचपदरा। या पंचपदरा झील में मोरली नामक झाड़ी से कौन सी जाति के लोग नमक बनाते हैं तो जाति कौन सी है? खारवाल। तो 3 शब्द याद रखना, जाति यहाँ पे कौन सी है? खारवाल। झाड़ी का नाम क्या है? मोरली झाड़ी। और झील कौन सी है? पंचपदरा झील। यहाँ एक और क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान में जो निजी संस्थाएं, राजस्थान के अंदर जितनी भी निजी संस्थाएं हैं जो नमक का उत्पादन करती हैं, निजी संस्थाओं का मतलब क्या है यहाँ से कि भी कोई केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कारखाना न होकर निजी संस्थाओं के द्वारा, मालिकों के द्वारा जो नमक का उत्पादन किया जाता है, उन संस्थाओं को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जितनी भी निजी संस्थाएं हैं जो नमक का उत्पादन करती हैं, उन निजी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। राजस्थान में जो निजी संस्थाएं नमक का उत्पादन करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारी पंचपदरा झील, बाड़मेर निर्माण, 400 शताब्दी पंचा नामक भील, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक है, 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है इसमें। यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं और राज्य में निजी संस्थाओं के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, उन निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। तो देखिए अब हमारी नेक्स्ट झील की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करते हैं तो पंचपदरा के बाद में देखिए हमने 2 झीलें पढ़ी है। एक झील तो हमारी बाप और दूसरी है फलोदी। दोनों की दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। बाप झील और फलोदी झील। देखिए एक बाप झील से एक क्वेश्चन याद रखना, बाप झील जो जोधपुर के अंदर है, बाप झील कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र, राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र किस झील में स्थापित किया गया है? राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र किस झील में स्थापित किया गया है तो वो झील कौन सी है? बाप झील। और बाप झील कहाँ पे पड़ती है? जोधपुर के अंदर। बाप झील कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर पड़ती है। और राजस्थान की प्रथम जो कोयला संयंत्र, राज्य का प्रथम जो कोयला संयंत्र है वो इस झील के अंदर स्थापित किया गया है। एकमात्र प्रश्न है बाप झील से, फलोदी से कुछ याद नहीं रखना है। तो राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र इस झील में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। फिर हम बढ़ते हैं तो नागौर। नागौर के अंदर हमारी 4
खारे पानी की झीलें, जिसमें डीडवाना है, डेगाना है, कुचामन है और नावा है। अब हमारे लिए वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है तो एक तो ये कि राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं, तो नागौर जिले में 4 है। दूसरी चीज़ वहाँ 2 झीलें हैं, जो 2 झीलों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कौन सी है। तो एक तो जो हमारी झील है नावा झील, कौन सी झील है, नावा, नागौर की ही झील है नावा झील, नागौर के अंदर पड़ती है। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में आदर्श लवण पारक, आदर्श लवण पारक, राज्य में आदर्श लवण पारक की स्थापना या मॉडल सॉल्ट पार्क, इसे हम कह देते हैं मॉडल साल्ट पार्क, मॉडल साल्ट पार्क की स्थापना किस झील में की गई है। आदर्श लवण पार्क या मॉडल सॉल्ट पार्क की स्थापना राजस्थान की किस झील में की गई है, तो वो झील कौन सी है, नावा झील है। नावा झील नागौर में है। यहाँ राज्य के प्रथम आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई है या मॉडल सॉल्ट पार्क की स्थापना किस झील में की गई है, तो वो झील कौन सी है, नावा, नागौर में। इसके अलावा नागौर की एक झील और जिसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं हम, डीडवाना, डीडवाना झील, ये भी नागौर के अंदर है, डीडवाना झील नागौर। यहाँ से क्या है कि सबसे पहले तो कि इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से क्या है, अयोग्य है। खाने की दृष्टि से इस झील का नमक योग्य नहीं है, अयोग्य नमक है। तो खाने के काम तो लिया नहीं जाता, इसलिए क्या की जाती है, कागज की लुगदी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कागज की लुगदी। डीडवाना झील नागौर नमक खाने की दृष्टि से अयोग्य है, इसलिए नमक का प्रयोग कहाँ पे होता है, कागज की लुगदी बनाने के अंदर किया जाता है। फिर कि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा, यहाँ पर क्या है, हमें क्या याद रखना है, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर एक संयंत्र लगाया गया है। राज्य सरकार का यहाँ पर एक संयंत्र लगा हुआ है, जो कागज बनाने का संयंत्र लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल, या सीधा ही कह देते हैं स्टेट सोडियम, स्टेट केमिकल के नाम से, सोडियम स्टेट केमिकल होगा भाई, सोडियम क्लोराइड ही कर लो, सोडियम क्लोराइड नाम, या सीधा याद रखिए राज्य सरकार का एकमात्र जो कारखाना लगा हुआ है नमक उद्योग के अंदर, राजस्थान सरकार का एकमात्र जो कारखाना लगा हुआ है सोडियम सल्फेट कारखाना, तो वो राजस्थान की किस झील में है, डीडवाना झील नागौर के अंदर है। कुछ खास बातें नहीं है। डीडवाना झील नागौर, खाने की दृष्टि से नमक अयोग्य है, मत याद रखिए, कागज की लुगदी बनाई जाती है नमक से, कोई बड़ी बात नहीं। पर जो एकमात्र याद रखना वो ये है कि अभी राज्य सरकार के द्वारा जो कारखाना स्थापित किया गया है नमक उद्योग के अंदर, और वो कारखाना राजस्थान की किस झील में लगा हुआ है, तो वो कहाँ पर है, डीडवाना झील के अंदर है। देखिए एक हमने कहा था ना, राज्य में जो निजी संस्थाएं सर्वाधिक नमक का उत्पादन करती है उन संस्थाओं को क्या कहा जाता है, देवल। अभी हम पढ़ के आए हैं राजस्थान में जो निजी संस्थाएं देवल कहलाती हैं। अगर आपसे पूछ ले राज्य में सर्वाधिक निजी संस्थाएं किस झील में कार्यरत है, तो वो कहाँ पर है, डीडवाना के अंदर ही है। राजस्थान में सर्वाधिक निजी संस्थाएं यहाँ पर कार्यरत है। इसके बाद में देखिए हमारी अन्य जिलों से बीकानेर के अंदर अगर हम जाए, सॉरी बीकानेर में क्या, चूरू में जाए तो ताल छापर झील है। कोई क्वेश्चन नहीं है ताल छापर झील से, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर हम पढ़ लेंगे उन चीज़ों को, बाकी ताल छापर झील को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं सीकर के अंदर, तो सीकर में 3 खारे पानी की झीलें हैं। एक हमारी झील है वहाँ पर रेवासा, दूसरी वहाँ पर है पीथमपुरी, और तीसरी हमने पढ़ी थी वहाँ पर कोछोर। हाँ, एक ध्यान रखना, हमसे ये पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो उस पुस्तक के अंदर राजस्थान की कौन सी झील का वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक के अंदर राजस्थान की किस झील का वर्णन किया था, तो वो रेवासा झील है। हमसे बाय द वे पूछ ले कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की कौन सी झील का वर्णन किया है, तो वो झील कौन सी है, रेवासा झील। तो इसके अलावा वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है तीनों झीलों से। अब हमारी बस्ती है सांबर झील, राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसके बारे में देखिए। सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर फैली हुई, जयपुर के अंदर। अब थोड़ा सा इसको ढंग से देखना है, ये हमारा एक डायग्राम है। अब हम जब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे कुछ इस प्रकार से आपको जिले दिखाई देंगे।
जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ इसको देखिए, ये हमारे ज़िले हो गए। हम अगर बात करते हैं तो ये है हमारा नागौर ज़िला, ये हमारा कौन सा है, नागौर ज़िला। ये है हमारा अजमेर और ये है हमारा जयपुर। ये 3 ज़िले सांबर झील की रूपरेखा को समझने के लिए नागौर, अजमेर और जयपुर। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नागौर, अजमेर और जयपुर के मध्य आपको एक इस प्रकार से बिंदु उठा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इस प्रकार से एक डब्बा दिखाई देगा जब भी राजस्थान का नक्शा देखते हो। ये जो डब्बा है यही क्या है, सांबर झील। इसे हम क्या कहते हैं, सांबर झील। तो सांबर झील की जब हम बात करते हैं तो सांबर झील अपना विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में रखती है। सांबर झील अपना विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में रखती है, 3। और जिले कौन से हो जाएंगे, जयपुर हो जाएगा, अजमेर और नागौर। इन 3 जिलों के अंदर ये क्या है, फैली हुई है। अब हमारे लिए हम सीधा ही कहते हैं सांबर झील स्थित है जयपुर में। फिर दूसरी चीज, जयपुर के अंदर भी ये कहां पर स्थित है, तो जयपुर में अगर हम बात करते हैं तो जयपुर का एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसको हम कहते हैं फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास ये झील बनी हुई है। रेलवे स्टेशन, फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास ये क्या है, झील है। दोबारा से देखिएगा, सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर। यह झील स्थित है तो स्थित है फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास, जो कहाँ पे पड़ता है, जयपुर के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कि इस झील का जो निर्माण की बात आती है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। इस झील का निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है, वासुदेव चौहान, जब आप अजमेर में चौहान वंश को पढ़ोगे तो उस चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। कि इस झील का निर्माणकर्ता कौन था, वासुदेव चौहान। इस बात का पता हमें कहाँ से चलता है, बिजोलिया शिलालेख से। कहाँ से चलता है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के द्वारा इस बात का पता चलता है भी सांबर झील का निर्माण करवाने वाले कौन थे, वासुदेव चौहान थे। बिजोलिया शिलालेख में इस बात का वर्णन मिलता है। फिर देखिए, जब मैंने नदियों का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था राजस्थान की कुछ नदियां अंतः प्रवाह प्रणाली की जो अपना जल कहाँ पे लेके जाती है, सांबर झील के अंदर लेके जाती है। तो वो नदियां हमसे पूछी जा सकती है कि राजस्थान की कौन सी नदियां, राजस्थान की कौन सी नदियां अपना जल सांबर झील में लेके जाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी सारी नदियाँ बताई थी। जिस बच्चे ने वो क्लास देखी है उसको पता होगा, जो अंतः प्रवाह प्रणाली की हमने क्लास पढ़ी थी उसके अंदर ही राजस्थान की कौन सी नदियाँ तो हमने पढ़ी थी। यहाँ पर मेंथा नदी अपना जल कहाँ पर लेके जाती है, सांबर झील में। मेंथा के अलावा हमने पढ़ी थी रूपनगढ़ नदी भी अपना जल कहाँ पे लेके आती है, सांबर झील के अंदर। इसके अलावा तुरमती ये नदी भी अपना जल कहाँ पे लेके जाती है, सांबर झील में। इसके अलावा खारी नदी और खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरमती, ये 5 नदियां हैं जो अपना जल किस में लेके आती हैं, सांबर झील के अंदर। सांबर झील में जल डालने वाली नदियां कौन सी है, तो खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और तुरमती, ये 5 नदियां अपना जल किस में डालती है, सांबर झील के अंदर डालती है। अब इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करते हैं सांबर झील के बारे में, तो 1990 के अंदर सांबर झील के अंदर एक ध्यान रखना, 1990 में इस झील को रामसर साइट झील घोषित कर दिया गया। 1990 में इस झील को क्या बना दिया गया, रामसर साइट क्षेत्र घोषित किया गया। इसे क्या घोषित किया गया, रामसर साइट क्षेत्र में रख लिया गया। अब रामसर साइट क्या है, ये एक प्रकार का समझौता है, रामसर समझौता जिसे हम बोल देते हैं। इस समझौते के तहत भारत के अंदर जितने भी विश्व के जितने भी नम क्षेत्र हैं, आर्द्र भूमि वाले जो क्षेत्र है, जिन्हें हम वेटलैंड क्षेत्र बोल देते हैं, वेटलैंड भूमि बोल देते हैं, ठीक है। वेटलैंड भूमियाँ, नम भूमि, आर्द्र भूमि जो होती है, उन्हें उन स्थानों को इस समझौते में शामिल किया गया था। 1962 के करीब ये समझौता होता है ईरान के अंदर। वहाँ ईरान का एक स्थान था रामसर, वहाँ पर सभी विश्व के देशों ने ये समझौता लिया। भी विश्व के अंदर जितने भी जो ये नम भूमि वाले, आर्द्र भूमि वाले वेटलैंड जो क्षेत्र हैं,
जहाँ पर पक्षी पक्षी क्या होते हैं, विचरण करने के लिए आते हैं, पक्षी घूमने के लिए आते हैं ऐसे क्षेत्रों के ऊपर। विदेशी पक्षी भ्रमण करने के लिए आते हैं, जिन्हें हम भ्रमणशील पक्षी बोल देते हैं। जैसे कि हमारी इस झील की अगर बात करते हैं तो हमारी इस झील के अंदर आपको कुरंजा पक्षी देखने को मिलता है। कुरंजा पक्षी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लेमिंगोज, अगर जिसको हम कहते हैं राजहंस, ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका फ्लेमिंगोज होता है। राजहंस किस झील के किनारे भ्रमण करने देखे जाते हैं तो वो कौन सी है, सांबर झील। कुरंजा पक्षी किस झील के किनारे भ्रमण करते हुए देखे जाते हैं तो वो कौन सी है, सांबर झील। इस प्रकार से क्या है, जो विदेशी पक्षी होते हैं वो हमारे इन वेटलैंड क्षेत्रों में, नम भूमि वाले क्षेत्रों में घूमने के लिए आते हैं। तो इसमें हमारे राजस्थान के 2 स्थान हैं। भारत के टोटल 26 स्थान हैं जिनको इसमें शामिल किया गया इस समझौते में, और उन 26 में से राजस्थान के 2 पड़ते हैं। एक तो हमारा कौन सा है, सांबर झील। और सांबर झील को कब शामिल किया गया था तो 1990 में रामसर समझौते के तहत इसको शामिल किया गया था। और दूसरा जो हमारा है वो है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, जो पक्षियों का सर्वग स्थल है। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य जो भरतपुर के अंदर हम पढ़ेंगे अभ्यारण्यों के अंदर, तो वो जो हमारा है, ये राजस्थान के 2 क्षेत्र ऐसे हैं वेटलैंड जिनको बनाया गया है, नम भूमि क्षेत्र या रामसर साइट जिनको हम बोल देते हैं। एक तो हमारी कौन सी है, सांबर झील, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरा है आपका केवलादेव। ध्यान रखना 1990 में इसे किस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था, पर्यटन के क्षेत्र के अंदर। पर्यटन के क्षेत्र में इसे क्या बना दिया गया, रामसर साइट क्षेत्र बना दिया गया। सांबर झील के किनारे कौन से पक्षी देखे जाते हैं तो एक तो कुरंजा है और दूसरा कौन सा है, राजहंस। अगर आपने एक चीज देखी हो, अभी पीछे ही ये पक्षी सर्दियों के अंदर हमारे विचरण करने आते हैं। राजहंस जो होते हैं वो सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और अभी जो सर्दियां बीती थी, पीछे आपने अखबार के मेन पृष्ठ पर अगर आपने देखा होगा तो लगातार सांबर झील विवादित रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे इस सांबर झील के किनारे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो अगर ये पक्षियों की मृत्यु होती है तो ये विश्व स्तर का समझौता है, जवाब देना पड़ता है। और कारण भी पूछा गया था, क्योंकि सांबर झील के अंदर अधिक गंदगी फैलने की वजह से इन पक्षियों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। तो ये करंट बन सकता है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है राजहंस किस झील के किनारे आते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम फ्लेमिंगोज होता है, ठीक है। तो ये हमारे इसी सांबर झील के किनारे देखे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो यह राजस्थान की, अगर बात करते हैं राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की 500 वर्ग किलोमीटर के अंदर कहते हैं फैली हुई है। 500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील। वहीं पर भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी तो कौन सी है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, सांबर झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, सांबर झील, ठीक है जी। अब देखिए, यह भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली, भारत में क्या करती है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन, सर्वाधिक नमक, भारत के टोटल नमक का 8.7% नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है, सांबर झील। तो भारत में ही सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी है, सांबर। तो राज्य की तो अपने आप हो जाएगी, आपसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है, तो सांबर। भारत में भी सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली कौन सी है, सांबर झील है। ये खारे पानी की झीलों का टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब हम उद्योग का टॉपिक पढ़ेंगे तो जो उद्योग में नमक उद्योग आएगा, रासायनिक उर्वरकों के अंदर नमक उद्योग को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा नमक उद्योग इन झीलों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में झीलों से ही नमक उत्पादन किया जाता है। झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो हम वहाँ पर नमक उद्योग में फिर इन्हें पढ़ेंगे। तो भारत का सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली है, और भारत के कुल नमक का कितना, 8.7% नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी है, सांबर झील है। अब देखो, यहाँ पर नमक उत्पादन करने के लिए क्या किया गया, 2 कारखाने लगाए गए हैं। एक तो हमारा सांबर साल्ट म्यूजियम, कौन सा लगाया गया है, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड जो हमारे लगाया गया। और दूसरा हमारे यहाँ पर जो हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड, हिंदुस्तान केंद्र सरकार का कारखाना लगा हुआ है, हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड,
ठीक है, तो ये लगे हुए हैं, दो ध्यान रखना, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड और सांबर साल्ट लिमिटेड। इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 के अंदर। यहाँ पर जो केंद्र सरकार का कारखाना लगा हुआ है वो कौन सा है? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। यानी सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, न कि राज्य सरकार करती है। तो ये हमारी सांबर झील के बारे में। अब इसके अलावा भी यहाँ से कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इस झील के किनारे कुछ मंदिर हैं, उनकी बात करते हैं। तो इस झील के किनारे देखो कौन से मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, इसके किनारे एक देवयानी मंदिर बना हुआ है। देवयानी तीर्थ स्थल जिसको हम बोल देते हैं, देवयानी तीर्थ स्थल बना हुआ है। कल्चर से जब आप पढ़ोगे तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो तीर्थों की नानी यही है, देवयानी। और देवयानी का मंदिर जो बना हुआ है वो किस झील के किनारे है? सांबर झील के किनारे बना हुआ है, देवयानी तीर्थ स्थल सांबर झील के किनारे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक नालीसर मस्जिद, ये भी कहाँ पर बनी हुई है? सांबर झील के किनारे नालीसर मस्जिद बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी, अजमेर के चौहान वंश की जो कुल देवी है शाकंभरी माता का मंदिर, और ये भी किस झील के किनारे है? इसी सांबर झील के किनारे। तो तीन यहाँ पर मंदिरों को याद रखना। देवयानी तीर्थ स्थल जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, सांबर झील के किनारे मंदिर बना हुआ है। नालीसर मस्जिद बनी हुई है सांबर झील के किनारे। शाकंभरी माता का मंदिर भी बना हुआ है सांबर झील के किनारे। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो देखो यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो वो कौन सा है? सांबर झील ही है। तो इस प्रकार से ये हमारी झील कंप्लीट होती है। सारा दोबारा से रिपीट करता हूँ, कंटिन्यू जुड़िएगा। देखिए सांबर झील विस्तार है 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर और नागौर। सांबर झील स्थित है, तो स्थित कहाँ पर है? फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। और ये फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन कहाँ पे पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। फिर क्या सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। ये बात हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से पता चलती है। फिर हम बात करते हैं कि सांबर झील में जल डालने वाली नदियाँ कौन सी है? तो मेंथा है, रूपनगढ़ है, तुरमती है, खारी है और खंडेला नदी है। फिर 1990 के अंदर सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में क्या शामिल कर लिया गया? रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर आपसे ये लिख दे वेटलैंड भूमि, नम भूमि या आर्द्र भूमि, कोई भी शब्द लिख दे तो ये की चीज होगी, ध्यान रखना। 1990 में इसको शामिल कर लिया गया पर्यटन के क्षेत्र में। यह राजस्थान की क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। वहीं पर भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। वहीं पर भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? सांबर झील है। भारत के कुल नमक का कितना? 8.7% नमक उत्पादन करती है। तो राजस्थान का तो सर्वाधिक नमक उत्पादन अपने आप करे। तो फिर इस झील के किनारे कुरंजा और राजहंस जो पक्षी हैं वो भ्रमण करते हुए देखे जाते हैं, कुरंजा और राजहंस पक्षी। इस झील के अंदर केंद्र सरकार के कारखाने लगे हुए हैं। एक तो है सांबर साल्ट लिमिटेड और इसकी ही सहायक कंपनी या हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड की जो कंपनियां लगी हुई है। एक की स्थापना 1960 में और एक की स्थापना 1964 में। इसके किनारे कुछ मुख्य तीर्थस्थलों में देवयानी तीर्थस्थल है, नालीसर मस्जिद इसके किनारे बनी हुई है और शाकंभरी माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी है। तो ये हमारे खारे पानी की झीलों का टॉपिक कंप्लीट होता है। राज्य के अंदर खारे पानी की झीलें कौन सी थी, कहाँ कहाँ पे थी, राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, किन का अवशेष है, सर्वाधिक किन भागों में पाई जाती है। तो सारी बातें हमने इस एक क्लास के अंदर कंप्लीट की। कल से हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों को देखेंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप बच्चों तक पहुंचाइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप भी ले रहे हो तो आपके साथ वालों को भी कुछ अच्छा मिले। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।